नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी सोशियोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है भारत में कृषि एवं भूमि सुधार। अर्थात जो भारत में इंडिपेंडेंस के बाद यानी स्वतंत्रता के बाद भूमि और कृषि संबंधी सुधार किए गए हैं उसके बारे में। और इसको हम दो भागों में समझ सकते हैं। पहला है लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया और सेकेंड भाग है एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स इन इंडिया। देखो, स्वतंत्रता से पहले आपने सुना होगा जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी, महरवाड़ी, इस तरह की व्यवस्था थी। और ये व्यवस्था बनाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा। किस लिए? किसानों से, जमींदारों से, गांव के मालिकों से ज़्यादा कर वसूलने के लिए, क्योंकि उनका मेन फोकस क्या था? अपना लाभ कमाना। और वो कर रहे थे बाय टेकिंग टैक्स। वो जो कर ले रहे थे वो सारी चीज़ें भारतीय किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिप्रद थीं, जिससे यहाँ के कृषि में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। और स्वतंत्रता के उपरांत काफ़ी ज़्यादा गरीबी प्लस किसानों की स्थिति काफ़ी ज़्यादा निम्न हो गई थी। उस चीज़ को सुधारने के लिए स्वतंत्रता के बाद भारतीय सरकारों ने कुछ सुधार किए, कुछ काम किए, जिससे कि भारतीय भूमि संबंधी जो समस्याएं थीं या जो भी कमियां थीं और कृषि संबंधी जो कमियां थीं उनको सुधारा जा सके। तो भारत में भूमि एवं कृषि सुधार एक ऐतिहासिक और सामाजिक आर्थिक बदलाव की प्रक्रिया रही है। और इस सबका मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि प्रणाली को अधिक न्याय संगत, उत्पादक और टिकाऊ बनाना। मीन्स कृषि जो है काफ़ी लोगों को रोजगार देती है और कृषि यानी किसानी द्वारा जो अनाज उगाए जाते हैं उनसे लोगों का भरण पोषण होता है। तो सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि भारत में भूमि और कृषि सुधार एक ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक रूपांतरण की प्रक्रिया रही है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि प्रणाली को और ज़्यादा बेटर से बेटर बनाना, जिससे कि ये सबके लिए लाभप्रद हो सके। इसे मुख्यतः दो भागों में बांट के हम समझ सकते हैं। पहला क्या है? भूमि सुधार। दूसरी है कृषि सुधार, मीन्स लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। सेकेंड है एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके बारे में, और इसके बारे में इसके क्या उद्देश्य रहे हैं, इनके क्या क्या उपाय किए गए। सेकेंड है कृषि सुधार के क्या उद्देश्य थे और इनके सुधार की कौन कौन सी पहल सरकार द्वारा उठाई गई थी। इन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया के बारे में। और सबसे पहले हम समझेंगे इसके उद्देश्य। अगर भूमि सुधार हो रहे हैं भारत में तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या था, मेन मोटिव क्या था। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है भूमि सुधार के उद्देश्य, ये जो कुछ मुख्य उद्देश्य हैं उनके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। देखो, हमने बात करी थी महलवाड़ी, जमींदारी, रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में। इसमें क्या था? मेनली फोकस था ज़्यादा से ज़्यादा लगान, ज़्यादा से ज़्यादा कर वसूले जाए। और उसके लिए उन्होंने जजमानी व्यवस्था या जिसे आप स्थायी बंदोबस्त बोलते हो, परमानेंट सेटलमेंट के जरिए जमीनों के मालिक किसे बना दिया गया था? जमींदार को। जमींदार, ये मान लो कुछ टुकड़े हैं भूमि के, इसके मालिक एक जमींदार हो गए, ठीक है। पर इस पे काम करेंगे वो किसान हैं। किसान कर देंगे जमींदार को और जमींदार कर देगा अंग्रेजों को। तो ये कुछ व्यवस्थाएं बनाई गई जमींदारी व्यवस्था में। तो इसमें क्या दिक्कत हो रही थी कि ये जो किसान इस जमीन पे काम कर रहे हैं उन्हें अपनी मेहनत का पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा है। और ये जो बिचौलिया है इसे इसका मालिकाना हक देने के कारण ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में रह रहा है और बिना कुछ किए बस मालिकाना हक लेके कर देने का काम कर रहा है। तो ये धीरे 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 जमींदार जो थे, बिचौलिया जो थे, वो ज़्यादा रिच होने लगे, किसान की स्थिति गिरने लगी। इसके कारण काफ़ी ज़्यादा समस्याएं देखने को मिली। इन समस्याओं को दूर करने के लिए और उनमें सुधार करने के लिए भूमि सुधार उपाय किए गए थे। जैसा कि यहाँ पे लिखा है भूमिहीन किसानों को भूमि प्रदान करना। मतलब ये जो किसान इस भूमि पे कार्य कर रहे थे उनके पास उसका मालिकाना हक नहीं था, तो इन किसानों को मालिकाना हक देना। और जिनके पास भूमि नहीं है, वो बस किसी के भी ज़मीन पे किसानी कर रहे हैं, उनको भी भूमि प्रदान करना। और साथ ही साथ कृषि उत्पादन में वृद्धि करना और जो ये ऊंच नीच असमानता हो गई थी वो कम करना तथा समाज में सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना, ये कुछ मुख्य उद्देश्य रखे गए थे लैंड रिफॉर्म्स के। अब हम देख लेते हैं जो मुख्य भूमि सुधार उपाय किए गए थे उसमें कौन कौन से कदम सरकारों ने उठाए थे। तो पहला है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। 1950 के बाद
हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 1947 में, ठीक। तो 47 3 साल। 1950 के बाद विभिन्न राज्यों ने जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया और जमींदारों से भूमि लेकर किसानों को दे दी। अभी हमने जमींदारी व्यवस्था के बारे में क्या बात करी? एक बिचौलिया जमींदार बन रहा था जो कि अंग्रेजों को कर देता था किसानों से वसूल के, और ये किसान खुद ही मजदूरी करने के बावजूद भी कर दे रहे थे जमींदारों को। मालिकाना हक के रूप में अंग्रेजों ने जमींदारों को अधिकार दे दिए थे, जिसके परिणाम स्वरूप किराए पे जमींदारों की ज़मीन पे काम करने वाले किसानों की स्थिति काफ़ी ज़्यादा दयनीय हो गई। इस कारण इसमें सुधार की आवश्यकता स्वतंत्रता के उपरांत सरकारों को महसूस हुई। और जमींदारी प्रथा के समाप्ति का लाभ क्या था? कि किसानों को सीधे सरकार के प्रति जिम्मेदार बनाना। मतलब अगर ये किसान अपनी ज़मीन पे खेती कर रहे हैं या जो भी वो कर रहे हैं किसानी, वो किसके प्रति जवाबदेह हैं? भारतीय सरकार के प्रति। उन्हें कर देने हैं या छूट चाहिए या ऋण चाहिए, जो भी सारी चीज़ें हैं, उनके बीच में कोई बिचौलिया काम नहीं करेगा कि वो बिना वजह का प्रॉफिट बिना कुछ किए ले। नहीं, वो सीधे कर देंगे तो सरकार को देंगे, और उन्हें कुछ मदद की आवश्यकता है तो वो सरकार से बात करेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण करना। देखो, जमींदारी प्रथा के अंतर्गत क्या हुआ था कि बहुत सारी जमीनें बहुत कम लोगों के हाथ में आ गई थी और उनके पास सीमा से ज़्यादा भूमि होने के कारण भूमि का असमान वितरण हो गया था। तो भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करके लोगों में एक समानता लाने का प्रयास किया गया। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये इतना बड़ा जमीन का हिस्सा है, ठीक है। ये जमींदार है, इसने इसका 50% समझ लो मालिकाना हक ले रखा है। बाकी के 50 लोग जो हैं वो इसमें बांट के ले रहे हैं जमीन। तो एक इंसान के पास 50% है और बाकी के 50% में इतने सारे लोगों के पास भूमि है, तो इसका मतलब ये असमान वितरण है। तो इस चीज़ को खत्म करने के लिए सरकार ने भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी कि अगर इन सबों के पास इतना छोटा सा हिस्सा है तो उसी तरह इसके पास भी इतना ही हिस्सा रहेगा। मान लो 10 बीघे हैं या 12 बीघे हैं, जो भी है, एक निश्चित सीमा तय कर दी कि हाँ, ये अधिकतम से अधिकतम आप इतने ही ज़मीन रख सकते हो। उसके बाद जो की ज़मीनें हैं वो बाकी के भूमिहीन किसानों को दे दी जाएगी। तो लैंड सीलिंग एक्ट के तहत जिस परिवार के पास ज़्यादा भूमि थी उसके लिए अधिकतम सीमा तय कर दी गई थी। नेक्स्ट है भूमि का पुनर्वितरण, यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। अभी हमने बात करी थी कि अधिकतम सीमा तय कर दी गई थी। तो मान लो अगर ये जमींदार है, इसके पास इतनी सारी ज़मीनें थी, तो उसका एक हिस्सा उसे दे दिया गया। ये बाकी की जो बची ज़मीनें हैं उनको भूमिहीन किसानों को, छोटे किसानों को दे दिया गया था। और नेक्स्ट है कृषकों को मालिकाना हक, मीन्स किराएदार किसानों को उनकी जोती हुई ज़मीन पर अधिकार देना। मान लो ये किराए की ज़मीन कुछ किसानों ने ले रखी है और इतने साल से इस ज़मीन पे खेती कर रहे थे, तो इस कारण उन्हें इस खेत का या इस भूमि का मालिकाना हक प्रदान कर दिया गया था, जिससे वो इस पे खेती करें, फसल उगाएं, बेचें और उसके बाद जो लाभ हो उससे वो उनकी भी स्थिति सुधरे। और इन सब के द्वारा क्या फ़ायदे हुए? इसका लाभ ये हुआ कि किसानों की सामाजिक सुरक्षा में सुधार हुआ, कृषि में निवेश और उत्पादन में भी वृद्धि हुई। मान लो एक किसान है, वो दूसरे की ज़मीन पे किराए पे काम कर रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी, और दूसरा केस ये है कि उसी ज़मीन पर उसे खुद का मालिकाना हक मिल जाए, उसके बाद उसकी प्रोडक्टिविटी। इन दोनों में काफ़ी अंतर होगा। अगर ये ज़मीन उसकी होगी तो वो और अच्छे से अपने हिसाब से, मौसम के हिसाब से, उसे जो लगेगा कि ज़्यादा उपज जिस फसलों की होगी या जिससे उसे ज़्यादा लाभ हो सकता है, वो काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई है नहीं कि हाँ, ये ज़मीन का मालिक है, वो जो बोलेगा वही फसल हम बोएंगे। तो इससे क्या हो रहा था, कृषि में भी उत्पादकता में वृद्धि हो रही थी, ग्रामीण समाज में अधिक न्याय और समानता लोगों को मिल रही थी। और इन सबों का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो लोग किराए पे काम कर रहे थे ज़मीनों पे, उनको हर टाइम डर होता था कि कहीं मेरा ज़मीन का जो मालिक है वो हमें कहीं निकाल ना दे, क्योंकि हम किराए पे काम कर रहे हैं। लेकिन कल को क्या पता उसका मन बदले और सस्ते दाम में कोई किसान मिल जाए तो वो हमें बेदखल कर सकता है। तो इस तरह के डर से भी सुरक्षा देने का कार्य सरकारों ने किया। और सबसे इम्पोर्टेंट, कृषकों को उत्पादन और निवेश के लिए प्रोत्साहित किया। और लास्ट अगर हम बात करें तो भूमि रिकॉर्ड का आधुनिकीकरण, मीन्स अभी डिजिटल इंडिया में भूमि के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत
भूमि स्वामित्व को पारदर्शिता और विवाद मुक्त बनाना, यानी ऑनलाइन डिजिटली जो भी चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट सारी लिखी हुई हैं, अगर मान लो किसी के पास ज़मीन के कागज़ नहीं है या इधर उधर हो गए, ऐसी स्थिति में भी डिजिटली ऑनलाइन तो जाके अपने कागज़ दिखा सकता है। तो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत भूमि के जो मालिक हैं उनको पारदर्शिता और विवाद मुक्त बनाने का प्रयास किया गया था। इसे 2008 में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका पहले नाम रखा गया था नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, जिसे 2016 में चेंज करके DIL RMP नाम कर दिया गया था, मींस डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। और इसका मेन एम क्या था कि जितने भी भूमि संबंधी रिकॉर्ड्स हैं वो एक जगह एकत्रित अच्छे से मिल सकें। तो भूमि सुधार के बारे में हमने बात कर ली है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कृषि सुधार के बारे में। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं मुख्य उद्देश्यों को, उसके बाद सरकार द्वारा उठाए गए मुख्य सुधार पहलों के बारे में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट उद्देश्य रहे हैं कृषि सुधार के। पहला तो ये कृषि उत्पादन और उत्पादकता में बढ़ोतरी करना। सेकेंड चीज़ क्या थी, किसानों की आय में वृद्धि करना। अगर कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी, उत्पादकता में वृद्धि होगी, तो उसका सीधा असर पड़ेगा किसानों की आय में, उनकी आय में वृद्धि होगी। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि बाजार में किसानों की स्थिति मजबूत कर, यदि हर किसान अच्छी उपज कर रहा है तो एक कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन भी होगा, जिससे किसानों की स्थिति भी मजबूत होगी। वो बाजार में जाके एक अच्छे दाम पे अपनी फसलों को, अपने अनाजों को बेच सकते हैं। तो बाजार में भी उनकी स्थिति सुधरे, इस चीज़ पे भी काम किया गया था। अब हम देख लेते हैं मुख्य सुधार की जो पहले हैं या सरकार द्वारा उठाए गए कदम। पहला है हरित क्रांति, जो कि 1960 के दशक की बात है। देखो, भारत देश कृषि आधारित देश है। यहाँ पे लोगों की आजीविका कृषि से चलती है और लगभग 65 to 75% भारतीय जनता जो है वो गांव में रहती है, और जिसका जीवन का मुख्य आधार, जीविका का मुख्य आधार क्या है, कृषि। इसी कारण आपने सुना होगा पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। कई सारी पंचवर्षीय योजनाओं ने कृषि को केंद्र में रख के काम किया है। जैसे कि अगर हम बात करें तीसरी पंचवर्षीय योजना की, तो इस बात पर इस पे बल दिया गया था कि खाद्यान्न उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर बने। मतलब जिस समय ब्रिटिश शासन था वहाँ, उस समय उन्होंने अपने लाभ के लिए किसानों की स्थिति, यहाँ पे खाद्य उत्पादन, इन सारी चीज़ों को बुरी तरह डैमेज किया था, जिसके कारण अनाजों के लिए भी भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। चावल, गेहूँ, अनाज, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ती थी। तो इस चीज़ को कम करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत में जो तीसरी पंचवर्षीय योजना आई थी उसने प्रयास किए थे। और अगर हम बात करें चौथी पंचवर्षीय योजना, तो इसका लक्ष्य क्या था कि जो विकास की गति है वो मंद है, उसको तीव्र करना। और कृषि उत्पादन में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं, मान लो अगर किसानों को कोई समस्या हो रही है, उन सारी चीज़ों को दूर करने का प्रयास किया जाए। ठीक इसी तरह छठवीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें, उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि कृषि और उद्योग, क्योंकि औद्योगिकरण भी शुरू हो गया था भारत में, इनके मूल ढांचे को इतना मजबूत किया जाए कि जिससे पूंजी निवेश, उत्पादन, निर्यात के क्षेत्र में जो है विकास की गति तीव्र हो सके। तो बेसिकली जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं शुरू करी गई थी या उनके लक्ष्य की अगर हम बात करें, तो वो केंद्रित थी कृषि की क्षेत्र में सुधार और उसमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम हरित क्रांति की। हरित क्रांति में क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या था, हाई यील्डिंग वैरायटी के जो बीज थे उसमें रासायनिक खाद, सिंचाई और मशीनरी के उपयोग से किन फसलों की, गेहूं और चावल के फसलों की पैदावार बढ़ाई गई थी, जिससे भारत चावल और गेहूं के मामले में आत्मनिर्भर बना था। और ये काफ़ी सक्सेसफुल क्रांति रही थी। इससे बहुत सारे किसानों को फ़ायदा हुआ था, उनकी पैदावार बढ़ी थी, उनका बाज़ार में बिक्री करने से उनकी आय में सुधार हुआ था। तो काफ़ी फ़ायदे हुए थे हरित क्रांति के। और जब हम हरित क्रांति की बात कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि देश में खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरित क्रांति जो थी वो कृषि व्यवसाय में एक आंदोलन के रूप में थी। इसका मुख्य लक्ष्य ये था कि देश के 90 करोड़ लोगों को कम से कम भोजन का अभाव ना हो, साथ ही साथ हम उसका निर्यात भी कर सकें और देशों में भी बेच सकें।
और वो कब होगा जब आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में चीज़ें होंगी, चाहे आप अनाज की बात करो, चाहे आप किसी भी अदर चीज़ों की बात करो। तो वही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि गेहूँ और चावल की पैदावार इतनी ज़्यादा बढ़ी कि अपने देश के लोगों को तो हम खिला ही रहे थे, साथ ही साथ बाहर भी भेजने का लक्ष्य रखा गया था। हरित क्रांति के दौरान सरकारों ने भी किसानों की जितनी हो सकती थी उन्होंने बहुत सहायता करी। उसका परिणाम ये हुआ कि हमें उसके पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले। तो हरित क्रांति के बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं कृषि विपणन सुधार के बारे में। विपणन का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग। मार्केटिंग एक व्यवसाय की वह गतिविधि होती है जिसमें क्या होता है कि उत्पादन या सेवा को बाजार में ले जाने और बेचने के लिए की जाने वाली क्रिया है। मीन्स मार्केटिंग का क्या है? आप मार्केट में बेचने के लिए अपने प्रोडक्ट को विज्ञापन करोगे, बिक्री, वितरण और ग्राहक संबंधी जो चीज़ें हैं कि उन्हें कौन सी चीज़ पसंद है, उनकी ज़रूरत क्या है, कौन से तरह के प्रोडक्ट उनको सेटिस्फाइड करेंगे या उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। इन सब चीज़ों का एक शब्द में आंसर क्या है? मार्केटिंग, और हिंदी में उसे विपणन कहते हैं। तो कृषि विपणन सुधार मतलब किसानों को मंडी के बाहर बिक्री की अनुमति देना और मंडी में जाके किस प्रकार बेचना है, उनके दाम किस तरह होंगे, इन सारी चीज़ों से संबंधित जो सुधार थे वो किए गए। ई नाम, इलेक्ट्रॉनिक नाम मतलब देश भर की मंडियों को जोड़ने वाला ऑनलाइन व्यापार का प्लेटफॉर्म जिससे कि किसान सीधे खरीदारों से जुड़ सके। अगर हम बात करें ई नाम के फुल फॉर्म की तो देखो ENAM मीन्स इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जो कि भारत सरकार की एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो 2016 में शुरू करी गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि राष्ट्रीय स्तर पर किसानों को एक डिजिटल बाजार मुहैया करवाना और साथ ही साथ उनके जो उत्पाद हैं उनके लिए उचित और पारदर्शी मूल्य दिलाना। देखो जब मार्केट ऑनलाइन है तो वहाँ पे सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होंगी। वहाँ पे ये नहीं है कि कोई इंसान सिर्फ बोल रहा है तो वो अपने हिसाब से कुछ भी रेट लगा लेगा। वहाँ पे सारी चीज़ें ऑनलाइन आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। जो भी रेट है, जो सब जगह वैलिड है, सब जगह एक समान है, वो आपको दिख जाएगा। और एक इसका उद्देश्य क्या था कि बिचौलियों को कम करना, जिससे जो किसान हैं उनको सीधा लाभ मिले। अगर उन्हें अपना प्रोडक्ट कहीं बेचना है तो जिसे बेचना है वो और जो बेच रहा है वो, इन दोनों के बीच में आपस में डायरेक्ट बात हो सके। ये इतने लोग हैं खरीदारी करने वाले और ये हैं किसान बाहर के किसी भी क्षेत्र से, और इन्हें बेचना है अपना सामान। तो कितने खरीदार हैं, कहाँ हैं, मंडी में जाएं ना जाएं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो ई नाम पे जाके चेक कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन व्यापार प्लेटफॉर्म पे, और वो अपनी प्रोडक्ट की अच्छी कीमत पाने के बाद उस खरीदार को वो चीज़ बेच सकते हैं। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिला। नेक्स्ट चीज़ है कृषि बीमा और ऋण सुधार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY, इसके तहत कृषि में लोगों को बीमा की सुविधा दी गई। साथ ही साथ किसान क्रेडिट कार्ड योजना जिसके तहत लोगों को ऋण प्रदान किए गए। तो भारत सरकार द्वारा उठाए गए ये कुछ महत्वपूर्ण कदम थे जिससे कृषि के क्षेत्र में सुधार के प्रयास किए गए और उसमें काफ़ी हद तक सरकारें सफल भी रही हैं। आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो की अगर PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SD सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल और PDF की लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई फैक्ट या कोई पॉइंट मिस हो रहा है या गलतियाँ हो रही हैं तो आप बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।